रेलगाड़ी की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी, मगर इनमें कोई पंजाबी पठान सफ़र नहीं करता था। हिंदू और भारतीय मुक्ति वाहिनी वाले रास्ते में इन्हें कत्ल कर देते थे, लेकिन मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। सिर्फ मुझे सोच समझ से काम लेने की ज़रूरत थी। मैंने अपने जज्बात पर बहुत हद तक काबू पा लिया था और एक तरबियत याफ्ता कमांडो बनकर ढाका से कोलकाता की तरफ फरार का मंसूबा बनाया था। हाजी शमसुद्दीन ने मुझे भारतीय करेंसी दे दी। ये कोई 6-7 हज़ार रुपये होंगे। मैंने अपना हुलिया हिंदू बंगालियों वाला बनाया और रात के 9 बजे मोहम्मदपुर से निकलकर एक रिक्शा लिया और ढाका रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मेरे पास कोई हथियार वगैरह नहीं था। ढाका के बाजार रात के वक्त तकरीबन खाली पड़े थे। पंजाबियों की दुकानें टूटी हुई थी, बड़ी बड़ी दुकानें खुली थी। भारतीय फौजी घूम फिर रहे थे। मेरा रिक्शा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर काफ़ी रश था, सब बंगाली थे। किसी पंजाबी पठान की शक्ल नज़र नहीं आती थी। स्टेशन पर जगह जगह बांग्लादेश के झंडे लहरा रहे थे। मैंने बहादुर घाट नाम के स्टेशन का टिकट ले लिया। बहादुर घाट से मुझे दरिया पार करके बोगरा जाना था और वहाँ से हिल्ली ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ से आगे इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता था। मेरा कदकाठ ज़रूर पंजाबियों वाला था, मगर रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, जिसकी वजह से किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। ट्रेन 10:15 बजे चली। बड़ा लंबा सफ़र था। सारी रात ट्रेन चलती रही। अगले रोज़ दोपहर के वक्त बहादुर घाट आ गया। यहाँ से मैंने एक बड़ी कश्ती पर दूसरे बंगाली मुसाफिरों के साथ दरिया उबूर किया और बहादुर घाट के दरिया पार वाले स्टेशन से ट्रेन में बैठकर बोगरा पहुँच गया। हल्ली में बंगाली और भारतीय फौजी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बिनवान नाम के रेलवे स्टेशन से ट्रेन आगे इंडिया के बॉर्डर तक जाती थी। अभी तक मेरे साथ किसी किस्म का कोई हादसा पेश नहीं आया था। दिल्ली से मैं पैदल ही बिनवान स्टेशन की तरफ चल दिया। ये मैदानी इलाका था। कई जगहों पर मैंने जले हुए टैंक और टूटी हुई तोपें उल्टी पड़ी देखी। यहाँ पाक फौज के जवानों ने बड़ी बहादुरी से इंडियन फौज की भारी नफरी और तोप खाने का मुकाबला किया था और मुट्ठी भर जवानों ने भारतीय फौज की पूरी ब्रिगेडों को तबाह कर दिया था। ये तोपें और जले हुए टैंक भारतीय फौज की शिकस्त की तस्दीक कर रहे थे। हल्ली और बिनवान स्टेशन के दरमियान खेतों में सफ़र करते हुए मैंने महसूस किया कि मैं इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की नज़रों में आ गया हूँ और एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। पहले तो मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब 2-3 खेतों में से गुजरने के बाद मैंने इसे अपने पीछे आते देखा तो मुझे शक पड़ गया। मैं फौज का साबिक कमांडो था और इस किस्म की नकलो हरकत को फ़ौरन पहचान लेता था। चुनाचा मैं मोहतात हो गया। मोहतात होकर भी मैं यही कर सकता था कि किसी तरह इस आदमी को धोखा देकर इसकी नज़रों से ओझल हो जाऊं, मगर वहाँ कोई जंगल वगैरह नहीं था। मैदानी इलाका था। खेत ही थे जो उजड़े पड़े थे। कहीं कहीं कोई बंगाली किसान नजर आ जाता था। जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो भी बंगाली लिबास में था। इसने मेरे और अपने दरमियान इतना फासला रखा हुआ था कि मैं इसकी नज़रों से ओझल न होने पाऊँ। एक जगह दरख्तों का जखीरा आ गया। मैं इसमें घुस गया और तेज़ तेज़ चलता दूसरी तरफ निकल गया। सामने बिनवान स्टेशन के सिग्नल नजर आ रहे थे। मैं जल्दी जल्दी इनकी तरफ चलने लगा। यहाँ जगह जगह बंगाली लोग बांग्लादेश के झंडे लिए चल फिर रहे थे और नारे लगा रहे थे। भारतीय फौजी भी साथ थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे अपना ताकुब में लगा हुआ शख्स नजर न आया, मगर मैं मोहतात ही रहा। मुझे मालूम था इंटेलिजेंस वाला एक बार शक की बिना पर पीछे लग जाए तो फिर वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा करता। मैं स्टेशन के आसपास मौजूद लोगों में घुल मिल गया। मुझे यहाँ से हिल्ली को जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। मेरी जेब में काफ़ी रुपए थे, मगर टिकट कहाँ से मिलता है ये मालूम नहीं था। मैंने एक बंगाली से बंगला में पूछा कि टिकट घर कहाँ है। इसने ज़रा चौंक कर मुझे देखा। मेरा बंगला ज़ुबान बोलने का लहजा भी बंगाली नहीं था। इसने एक तरफ इशारा किया। मैं इस तरफ चल दिया। टिकट घर के आगे काफ़ी लोग थे। कतार लगी हुई थी। मैं भी कतार में खड़ा हो गया। इतने में किसी ने उर्दू में मुझे पीछे से आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने गर्दन घुमाकर देखा। वही आदमी जो मेरे पीछे लगा हुआ था 3 मुसल्ले भारतीय फौजियों को लिए मेरे पीछे खड़ा मुझे घूर कर देख रहा था। मैंने बंगाली उर्दू में जवाब दिया कि हिल्ली जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? इस आदमी ने भारतीय फौजियों की तरफ देखकर कहा, अब आप जाने आपका काम, मेरी ड्यूटी यहाँ ख़त्म होती है। ये कहकर वो एक तरफ चला गया। 3 भारतीय फौजियों में से एक सूबेदार मेजर था। मैंने इसके कांधे के निशान से इसका रैंक पहचान लिया था। वो काले रंग का था, बड़ी बड़ी मूछें थी, जाट रेजिमेंट का था। इसने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़कर कतार में से बाहर निकाल लिया और एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या तुम पंजाबी हो? मैंने सोचा कि इनके आगे झूठ बोलना बेकार है। मैंने कहा, सर मैं पंजाबी ही हूँ। ढाका में मेरी दुकान और मकान जला दिया गया है। जान बचाकर इंडिया की तरफ जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने जेब में हाथ डालकर कहा, मेरे पास 4000 रुपये हैं, वो आप ले लें और मुझे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने दिए। भारतीय सूबेदार मेजर मुझे घूर कर गहरी नज़रों से देख रहा था। शायद इसने मुझे मेरे कद काट और बोलने के अंदाज से पहचान लिया था कि मैं कोई कारोबारी पंजाबी नहीं हूँ।
तुम मुझे पाकिस्तानी आर्मी के जवान लगते हो, तुम्हारी रेजिमेंट कौन सी है, तुम्हारा रैंक क्या है। मैंने इसको हर तरह से कायल करने की कोशिश की कि मेरा पाकिस्तान आर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने इसकी मिन्नत समाजत भी की, मगर वो यही कहता रहा कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ और वो मुझे जंगी कैदी बनाकर साल ले जाएगा। इसने मुझसे मेरी सारी भारतीय करेंसी भी छीन ली और अपने फौजियों को ऑर्डर दिया कि मेरे हाथ बांध दिए जाएं। अगर हम किसी जंगल में होते तो मैं इन तीनों मुसल्लह भारतीय फौजियों का सिर्फ मुकाबला ही नहीं कर सकता था, बल्कि एक कमांडो की हैसियत से इन तीनों को हलाक भी कर सकता था। लेकिन वहाँ आसपास भारतीय फौजी मौजूद थे। मैं बेबस था। मैंने बहुत शोर मचाया कि मैं पाकिस्तानी फौजी नहीं हूँ, पंजाबी दुकानदार हूँ, मगर मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए और भारतीय फौजी मुझे लेकर स्टेशन पर भारतीय कंपनी के हेडक्वार्टर में ले आए। यहाँ एक सिख कैप्टन था, वो सर झुकाए एक फाइल पर कुछ लिख रहा था। भारतीय सूबेदार मेजर ने सैल्यूट मारकर मुझे पेश कर दिया। सर, ये पाकिस्तानी फौज का जवान है, सिविलियन कपड़ों में फरार हो रहा था। सिख कैप्टन ने चेहरा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा और सूबेदार मेजर से कहा, तुम इसको मेरे पास क्यों ले आए हो? इसको क्वार्टर गार्ड में बंद करो, जंगी कैदियों की गाड़ी आए तो इसमें बिठा कर रवाना कर दो। मैंने वहाँ काफ़ी शोर मचाया और सिख कैप्टन को पंजाबी में समझाने की कोशिश की कि मेरा पाक आर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं ढाके में फर्नीचर का कारोबार करता था, मेरी दुकान जला दी गई है, मैं मुक्ति बाहिनी वालों के खौफ से जान बचाकर इंडिया जा रहा हूँ। मगर सिख कैप्टन ने मेरी एक ना सुनी और भारतीय सूबेदार को इशारा किया, जो मुझे खींचता हुआ बाहर ले गया। स्टेशन पर ही एक तरफ आरजी फौजी क्वार्टर गार्ड बनी हुई थी, मुझे इसी की हवालात में बंद कर दिया गया। हालात ने यकलख्त पलटा खा लिया था और मेरे रास्ते में जैसे आहिनी दीवार खड़ी कर दी गई थी। मैं किसी हालत में भी जंगी कैदी बनकर भारत की कैद में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे जंगी कैदी बनाकर क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि अब मुझे सबसे पहले भारत की जंगी कैंप से फरार होना था, जो सख्त मुश्किल और देर लगाने वाला काम था, और इसके बाद अपनी बीवी की तलाश में कोलकाता वापस आना था। मेरा दिमाग एक लम्हे के लिए सुन रह गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फौजी क्वार्टर गार्ड से फरार होना कोई आसान काम नहीं होता। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ से जंगी कैदियों की गाड़ी में बिठाकर मुझे दूसरे कैदियों के साथ भारत के कौन से शहर के कैदी कैंप में ले जाया जाएगा। जाहिर है कैदी कैंप में सिक्योरिटी का बेहद सख्त इंतजाम होगा। कहाँ मैं हिल्ली से आगे बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके आसानी से भारत में दाखिल होकर कोलकाता पहुंच सकता था, और कहाँ अब मेरे सामने एक पहाड़ आकर खड़ा हो गया था जिसको अबूर करना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था। आम हालात में अगर मुझे भारत के किसी जंगल कैंप में कैद कर दिया जाता तो मैं वहां से फरार होने की कोशिश कर सकता था, और एक कमांडो होने की वजह से मैं इस कोशिश में कामयाब भी हो सकता था। मगर इस ऑपरेशन में काफ़ी देर लग सकती थी और मेरे पास वक्त नहीं था। कुछ पता नहीं था कि इस दौरान मेरी बदनसीब बीवी को कहां से कहां पहुंचा दिया जाए और वो मेरी पहुंच से दूर हो जाए। इंडिया बड़ा वसी मुल्क था। एक ख़ास मुद्दत गुजर जाने के बाद मेरे लिए जमीला को तलाश करना नामुमकिन हो सकता था। शाम के वक्त मुझे फौजी क्वार्टर गार्ड से निकालकर 3 मुसल्लह भारतीय सिपाही मेरे हाथ पीछे बांधे साल लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। थोड़ी देर में वहां पाकिस्तानी जंगी कैदी की एक ट्रेन आकर खड़ी हो गई। ट्रेन के डब्बों की खिड़कियां बंद थी, अंदर कुछ नजर नहीं आता था। दरवाजों पर भारतीय फौजी पहरा दे रहे थे। मेरे हाथ खोलकर मुझे एक डब्बे में धकेल दिया गया और भारतीय गार्ड से कह दिया गया कि मैं पाक फौज की किसी रेजिमेंट का जवान हूँ और सिविलियन कपड़ों में फरार हो रहा था। मैंने डब्बे में देखा, डब्बा पाकिस्तानी फौजी जवानों से भरा हुआ था। जवानों के चेहरों पर एक बावकार सकूत तारी था। इनकी आंखों में बिजलियां सी चमक रही थीं। लगता था शेरों को जंजीरों में जकड़कर डब्बे में बंद कर दिया गया है। सब फौजी वर्दियों में थे। ओहदे की पट्टी किसी जवान के कांधे पर नहीं थी, वहाँ सिर्फ सिविलियन कपड़ों में थे। ट्रेन 1-2 मिनट के लिए रुकी थी, इसके बाद वहाँ से चल पड़ी। मैं एक जगह बैठ गया। जब ट्रेन काफ़ी आगे निकल गई तो पाकिस्तानी फौज के कैदी जवान ने मुझसे कहा, तुम्हारा ताल्लुक किस रेजिमेंट से है, तुम्हारा रैंक क्या है? मैंने कहा, भाई सच्ची बात यह है कि मैं पाकिस्तानी आर्मी का साबिक हवालदार हूँ। फौज से रिलीज लेकर ढाके में फर्नीचर का कारोबार करता था। मुक्ति बाहिनी वालों ने मेरी दुकान और मकान को आग लगा दिया। मैं जान बचाकर हिल्ली की तरफ भाग निकला कि बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुँच जाऊँ, मगर भारतीय फौजियों ने मुझे पाक आर्मी का जवान समझकर पकड़ लिया और अब जंगी कैदी बना लिया। किसी ने मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो न दी। सब गमज़दा खामोश चेहरे लिए सर झुकाए बैठे थे। जिस जवान ने मुझसे सवाल पूछा था वो भी मेरा जवाब सुनकर खामोश रहा। ट्रेन काफ़ी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। ये जंगी कैदियों की स्पेशल ट्रेन थी। बिनवान के स्टेशन पर किसी खास वजह से ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। इसके बाद वो रन थ्रू चलती चली गई। अब मैं अपनी लर्जा खेज दास्तान को इस मुकाम पर वापस लाता हूँ जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था।
यानी मैं पाकिस्तानी जंगी कैदियों की ट्रेन में कैदी बनकर बैठा था और ट्रेन बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की सरजमीन में दाखिल हो गई थी। इस दौरान एक दिन और एक रात सफ़र करते गुजर गई। पाक फौज के जवान मेरे आसपास और सामने बैठे थे। इनसे थोड़ी बेतकल्फ़ी सी हो गई थी, मगर इस दौरान मैंने किसी जवान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। इनके चेहरों पर गैज़ो गज़ब के असरात थे। साफ लग रहा था कि इनके हाथों से ज़बरदस्ती हथियार छीन कर इन्हें बेबसी और सख्त मजबूरी की हालत में भारत की कैद में डाल दिया गया है। वो आपस में ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे थे। मेरे साथ 2-3 जवानों की जो बेतकल्फ़ी हो गई थी कि वो मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दे रहे थे। जब मैंने इन्हें अपनी असल रोदाद अलम सुनाई तो इन पर बड़ा शदीद असर हुआ। एक जवान ने गाली देकर कहा, इन लोगों ने हम सबको मरवा दिया है। खुदा जाने इस जवान ने किसको गाली दी थी। मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे सियासत की कुछ समझ नहीं थी। जिस तरह पाक फौज के दूसरे जवान सियासी लीडरों की साजिशों और जोड़ तोड़ से बेखबर थे, मुझे अपनी मुसीबत पड़ी हुई थी। मैं ट्रेन से छलांग लगाकर भाग जाना चाहता था और ट्रेन कोलकाता से दूर होती जा रही थी। मुझे कोलकाता जाना था। मैंने अपने साथ वाले जवान पर जब अपने दिल का हाल जाहिर किया तो वो आहिस्ता से कहने लगा, ट्रेन की खिड़कियों पर तख्ते ठोंक दिए गए हैं। डब्बे का एक दरवाज़ा भी बंद है। दूसरे दरवाजे पर भारतीय गार्ड मौजूद है। निकल सकते हो तो निकल जाओ। आगे कुछ पता नहीं हमें किस शहर के जंगी कैंप में ले जाया जाएगा। ट्रेन की हर बोगी के दोनों जानिब भारतीय फौजियों के डब्बे लगे हुए थे। दिन का वक्त था। रास्ते में एक जगह ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर खड़ी हुई तो बाहर फौजियों के बूटों की आवाज़ें आने लगी। यहाँ कैदियों को दाल रोटी दी गई। किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। खिड़कियाँ बंद थी। जो एक दरवाज़ा खुला था वहाँ मुसल्ले फौजी पहरा दे रहा था। यहाँ डब्बे में 2 और भारतीय फौजी दाखिल हो गए। ट्रेन चल पड़ी। मैंने बाथरूम जाने का इशारा किया। एक भारतीय फौजी मुझे लेकर बाथरूम तक गया। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। इसने मुझे ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, 2 मिनट से ज़्यादा देर नहीं करनी। ट्रेन की लैट्रीन की खिड़की पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। ये इतनी 7 साल लगी हुई थी कि मैं बमुश्किल हाथ बाहर निकाल सकता था। बाहर खेत पीछे को जाते नजर आ रहे थे। धूप निकली हुई थी। मैंने लोहे की सलाखों को 2-3 झटके दिए। सलाखें बड़ी मजबूती से लगी हुई थी। बाहर से भारतीय फौजी ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, बाहर निकलो, अंदर क्या कर रहे हो। मैं मायूस चेहरा लिए बाहर निकला है और अपनी जगह पर खामोशी से बैठ गया। मेरा जहन बड़ी तेज़ी से काम करने लगा। मुझे हर हालत में इस ट्रेन से फरार होना था। मेरे हालात ही कुछ और थे। मैं भारत के किसी भी जंगी कैंप में कैद होने की पोजीशन में नहीं था। मुझे मालूम था कि एक बार मैं कैदी कैंप में दाखिल हो गया तो फिर वहाँ से फरार होना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ जो पाक आर्मी का जवान बैठा था, मैंने इसको आहिस्ता से कहा, मैं आज रात अंधेरा होते ही फरार हो जाऊंगा। मैंने इसे ये बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं पाकिस्तान आर्मी का साबिक ओहदेदार हूँ और मेरा ताल्लुक कमांडो फोर्स से था। इसने आहिस्ता से कहा, दरवाजे में अब एक की बजाय 2 इंडियन सिपाही खड़े हैं। तुम सिविलियन हो, कोई फौजी कमांडो नहीं हो, कैसे छलांग लगाकर भागोगे। मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे जो कुछ भी करना है आज रात को कर गुजरना है। पाक फौज के जवान ने कोई जवाब न दिया। अपना सर बंद खिड़की के तख्ते से लगाकर आंखें बंद कर ली। मैंने डब्बे के दरवाजे की तरफ देखा। एक भारतीय फौजी खुले दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था। दूसरा संतरी बैठा हुआ था। दोनों के पास टीन गन्ने थी। मेरा जहन तेजी से मंसूबा तैयार करने लग गया कि मुझे किस तरह दरवाजे में से बाहर कूदना होगा। ट्रेन काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जा रही थी। दरवाजे में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। दिन ग़ुरूब होने लगा तो दरवाजे में से आती रोशनी मांद पड़ने लगी। फिर बहुत जल्द ये रोशनी भी गायब हो गई। डब्बे के बल्ब जलने लगे। मैं सिर्फ एक सूरत में डब्बे से बाहर कूद सकता था कि दरवाजे में से खड़ा संतरी ऊँगने लगे या बैठ जाए। ऐसा रात के वक्त ही हो सकता था। मैं इंतज़ार करता रहा और ट्रेन भारत की सरजमीन पर कोलकाता से मज़ीद आगे निकलती चली गई। मैं ट्रेन को ना तो रोक सकता था, न इसे पीछे की तरफ जाने पर मजबूर कर सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका रह गया था कि जैसे ही दरवाजे में खड़ा संतरी गाफिल हो, मैं दौड़कर दरवाजे से बाहर कूद जाऊं। बाहर ख्वाह पत्थरों पर गिरूं चाहे दरिया में गिरूं, ये मेरी किस्मत थी। हमें फ़ौज में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हवाई जहाज़ों से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने की मशक कराई जाती थी या किसी बुलंद जगह से कूदना होता था तो हमें हिदायत की जाती थी कि नीचे अपने पंजों के बल ज़मीन पर गिरे और अपने सर और अपने वजूद को जितना पीछे की तरफ रख सकते हैं रखें। मुझे बुलंदी से कूदने की काफ़ी मशक थी। अगरचे इस बात को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन याद रखें कमांडो की ट्रेनिंग इतनी सख्त और पक्की होती है कि वो मरते दम तक कमांडो ही रहता है। रात हो गई। खुले दरवाजे के बाहर अंधेरा छा गया। मेरी नज़रें थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाजे में खड़े इंडियन संतरी को देख लेती थी। शाम के बाद पहले वाले की जगह पर दूसरा संतरी खड़ा होकर पहरा देने लगा। वो ताज़ा दम था, इसलिए बड़ा चाको चौबंद होकर खड़ा था, लेकिन आखिर इस पर भी नींद का गलबा तारी होने लगा। गाड़ी की रफ्तार
अभी तक हल्की थी। वो चंद लम्हे पहले किसी शहर के रेलवे स्टेशन को छोड़ती हुई गुजरी थी। खुले दरवाजे में से शहर की और रेलवे स्टेशन की रोशनियां कुछ देर तक नजर आती रहीं। मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि ट्रेन खेतों में से गुजर रही है या किसी संगलाख मैदान में से गुजर रही है। सिर्फ दरिया के पुल पर से गुजरते वक्त मुझे ट्रेन के पहियों की आवाज़ से पता चल जाता था कि ट्रेन दरिया के पुल पर से गुजर रही है। घंटा डेढ़ घंटा गुजर गया। कम वक्त इंडियन सिपाही इसी तरह खड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दरवाजे से टेक लगाकर ऊँगने लगा। इसका साथी संतरी पहले ही दरवाजे से जरा पीछे होकर डब्बे की दीवार से लगकर गर्दन एक तरफ ढलकाए गहरी नींद सो रहा था। मैं डब्बे से कूदने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। कमांडो फौज से सबक दोष होने के बाद भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं भूलता, लेकिन वक्त गुजरने और सिविलियन की ज़िंदगी बसर करने के साथ साथ इसके बदन की वो फुर्ती और सख्ती कम होती चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 3 साल में मेरे जिस्म में वो सख्ती और फुर्ती नहीं रही थी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी और मौत का, मेरी इज्जत और गैरत का मामला था। कुदरती तौर पर मेरे बदन में एक ज़बरदस्त तवानाई पैदा हो गई थी और मुझे लगता था कि मैं चट्टान से टकरा कर इसे भी रेजा रेजा कर सकता हूँ। मेरे साथ जो पाक फौज का जवान बैठा ऊँग रहा था, मैंने इसी से बात करने की बिल्कुल कोशिश न की और दरवाजे में खड़े बल्कि झुककर ऊँगते हुए भारतीय संतरी को मुसलसल तकने लगा। वो ऊँगते ऊँगते ज़रा नीचे को झुकता और फिर जल्दी से सीधा हो जाता था, लेकिन इस पर नींद का गलबा भरपूर था। कुदरत ने मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। संतरी एक बार फिर ऊँगते हुए नीचे को झुका तो इसने स्टेन गन कंधे से उतार कर गोद में रखी और वहीं दरवाजे में बैठ गया। चंद लम्हों बाद वो भी अपने दूसरे साथी की तरह सर दीवार से लगाए सो रहा था। मुझे इसी लम्हे का इंतजार था। मैंने एक निगाह डब्बे में डाली। तकरीबन सभी जवान सो रहे थे या ऊँग रहे थे। मेरा साथी भी सर खिड़की के तख्ते के साथ लगाए सो रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने जिस्म को समेट कर आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और दबे दबे पाँव उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था, यही कोई 5-4 कदमों के फासले पर था। डब्बे की रोशनी दोनों फौजियों के चेहरे पर पड़ रही थी जो गाफिल होकर सो रहे थे। डब्बे की आखिरी सीट पर बैठे हुए पाक फौज के एक जवान ने आंखें खोलकर मुझे देखा। मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर इसे चुप रहने का इशारा किया। पाक फौज के जवान ने उंगली से मुझे ऐसा इशारा किया जैसे कह रहा हो कि छलांग लगा दो, इस वक्त मौका है। मैंने खुले दरवाजे में से बाहर की जानिब देखा। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। गाड़ी का बड़ा शोर बुलंद हो रहा था। अचानक ट्रेन के इंजन ने सीटी बजाई। मैं वहीं बैठ गया, इस ख्याल से कि सीटी की आवाज़ पर कहीं इंडियन फौजी जाग न पड़े, मगर वो दोनों संतरी घोड़े बेचकर सो रहे थे। इंजन की सीटी की आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि या तो कोई स्टेशन करीब आ रहा है या दूर से इंजन ड्राइवर ने इंजन की रोशनी में लाइन पर कोई चीज़ गुजरती देखी है। ट्रेन इसी रफ्तार से फराटे भरती चली जा रही थी। बाहर से छलांग लगाने से यह खतरा भी था कि मैं किसी रेलवे फाटक या किसी नदी नाले के पुल या पत्थरों के ऊपर गिरा तो जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मौत की कोई परवाह नहीं थी। मैं फ़ौरन इस ट्रेन से निजात हासिल करना चाहता था। मेरी आंखों के आगे मेरी बीवी जमीला की शक्ल बार बार आ रही थी कि इसे घसीट कर एक मकान के अंदर ले जाया जा रहा है और वो रो रही है। मैंने अपने पूरे जिस्म को जैसे पाँव के पंजों पर उठा लिया और 2-3 कदम तेज़ी से उठाए और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपने आप को डब्बे से बाहर गिरा दिया। बाहर गिरते ही तेज़ हवा के थपेड़ों ने मुझे ज़रा सा ऊपर उछाल कर आगे की तरफ ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने अपने जिस्म को इस छलांग के लिए पूरी तरह तैयार कर रखा था और जिस्म को गेंद की तरह इकट्ठा कर लिया हुआ था। मैं धप से ज़मीन पर गिरा और बजाय आगे की तरफ लुढ़कने के ज़मीन के अंदर धंस गया। ये मेरी बेहद खुशकिस्मती थी कि मैं एक ऐसे खेत में गिरा था जिसमें छोटी छोटी फसल उगी हुई थी और शायद दिन के वक्त पानी दिया हुआ था जो अब कीचड़ की तरह बन चुका था। मैं कीचड़ में गिरा था। खेत का कीचड़ बिल्कुल दलदल की तरह होता है। मैं खेत की दलदल पर गिरा था और चूंकि मेरी रफ्तार भी ट्रेन की रफ्तार के बराबर थी, इसलिए गिरते हुए वहीं आगे की जानिब 6-7 कदम तक रोल होता चला गया और जब रुका तो मैं कीचड़ में लथपथ हो चुका था। ये फरवरी का महीना था। रात को सर्दी हो जाती थी, मगर भारत के मशीगी इलाकों में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती और कोलकाता और बाहर के इलाके में दिसंबर जनवरी में भी पंजाब के इलाकों वाली सर्दी नहीं होती। मैं जल्दी से उठा और महसूस किया कि मुझे कहीं भी कोई चोट नहीं आई थी। मैंने रेलवे लाइन की तरफ देखा जिस ट्रेन से मैंने छलांग लगाई थी। इसके आखिरी डब्बे की सुर्ख बत्ती दूर होती जा रही थी और अब अंगारे की तरह लग रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।